वेलकम टू श्योर सक्सेस। इकोनॉमी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने इकोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का यूपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग में महत्व और साथ ही साथ में इसके पूरे प्रीवियस एनसीईआरटी कवर कर लिया है। अब मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ। सभी को मालूम है कि ब्रिटिशर्स आए तो थे भारत में व्यापार करने के लिए, पर व्यापार से वो किस प्रकार से हावी होते गए और फिर कॉलोनियल में तब्दील हो गए। आप सभी को मालूम होगा कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र तो पहले से रहा, पर ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ये पूरी तरह से कृषि प्रधान बन गया, क्योंकि हमारे यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिश थी वो सभी भी स्पॉइल कर दी गई। क्या हुआ? एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्री बेस अंडर कॉलोनियल रूल। देखिए, कॉलोनियल रूल का मकसद था ही नहीं कि भारत विकसित हो, वो अपने फायदे के लिए भारत आए थे। इसी कारण उन्होंने भारत में कोई ध्यान नहीं दिया और भारत के इस दौर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ये सब चल रहे थे, जब भारत में ब्रिटिशर्स थे, उस दौर में कोई इंडस्ट्री का विकास हुआ ही नहीं। बहुत आईएमपी ये टॉपिक चल रहा है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इवन जो बल्कि बचा कुचा जो हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, इवन एज द कंट्री वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, याद रखिएगा विश्व स्तर पे हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की मांग होती थी, वो भी डिक्लाइन हो गई, वो भी टूट गई। नो कॉरस्पॉन्डिंग मॉडर्न इंडस्ट्री बेस वॉज अलाउड टू कम अप टू टेक प्राइड ऑफ प्लेस ऑफ सो लॉन्ग इंजॉय बाय द फॉर्मर। इतने समय से हमारे यहाँ जो सब कुछ था सब खत्म हो गया। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट, असलियत में इनका लक्ष्य क्या था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सब स्पॉइल हुआ, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज चली गई, हमारा सब कुछ चला गया, इसके पीछे में अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? असलियत में उनका मोटिव क्या था? तो उनका जो ध्येय था, द प्राइमरी मोटिव, जो उनका प्राथमिक ध्येय था, द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया, उद्योगों को खत्म करना, औद्योगिकरण जो हो रहा था उसको बर्बाद कर देना, उसके दो कारण थे। वॉज टू फोल्ड्स। क्या क्या फोल्ड्स थे उनके, मैं भी अध्ययन करांगे। द इंटेंशन वॉज फर्स्ट टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मैरे एक्सपोर्टर एंड ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। सबसे पहला था, भारत 25% तक सामानों को विश्व बाजार में दिया करता था। कब? एक्सपोर्ट करता था। कब? जब वो अंग्रेजों के पास नहीं था। अंग्रेजों के आने के बाद में हम कुछ भी नहीं रह गए। तो जो एक भारत का स्टेटस था ना एक्सपोर्टर का, उस एक्सपोर्टर के स्टेटस को कम करना, उसको गिरा देना ही इनका पहला मकसद था। तो द स्टेटस ऑफ मेरे एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स भारत सप्लाई करता था, खाद्य पदार्थ से लेकर के सिल्क, कॉटन से लेकर के स्टोन्स, गोल्ड, सब कुछ। फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, और उसे इस प्रकार से विदेशों में, अन्य देशों में सप्लाई कम करा देना, पर उसका ब्रिटेन में सप्लाई बढ़ा देना। यानी कि दुनिया के और बाजारों में तो हमारे रॉ मटेरियल्स नहीं जाएंगे, अब जहां से हमें कमाई मिलता था या जहां से हमको सही रेट मिलता था, अब हमारे सामान वहीं जाएंगे ब्रिटेन और उनके उपयोग में आएंगे। हमारे मार्केट को बहुत सीमित भी कर दिया गया। और सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू स्प्रॉलिंग मार्केट for the finished product of this industry so that the continued expansion could be ensured to the maximum advantages of। रॉ मटेरियल आप ले लोगे, गेहूं 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 लेके भंडार बना लिए, पर गेहूं का अगर आटा नहीं पीसो और आटा पीस के अगर रोटी बना के किसी को दो नहीं तो वो सड़ जाएंगे। रॉ मटेरियल को इकट्ठा करेंगे ब्रिटेन में। कितने लोग थे ब्रिटेन में? मुट्ठी भर। अरे इतने सारे रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उसको कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। भारत को ही बाजार बना लिया। दूसरा इनका लक्ष्य था कि भारत में सभी इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर दी जाए, भारत खुद का कोई उत्पाद करता ही ना हो, और फिर जो भी सामान होंगे वो अगर यहाँ से ले जाए जाएंगे रॉ मटेरियल्स, तो वहाँ पे हम उससे प्रोड्यूस करेंगे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा, जो जो मटेरियल बनेगा। कॉटन जाएगा, कॉटन से कपड़े सिलेंगे, लोहा जाएगा, लोहे से मशीनें बनेंगी, मशीनों से सामान बनेगा, मशीनीकरण के माध्यम से जो भी सामान उत्पन्न होगा वो फिनिश प्रोडक्ट भारत में ला करके बेच दिया जाएगा। दो कारण थे, भारत की रॉ मटेरियल्स की सप्लाई विश्व में रोक देना, ब्रिटेन तक सीमित कर देना। दूसरा, जो रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं वो बेचेंगे भी तो कहीं, भारत में ही बेच दो और अपनी कॉलोनीज में बेच दो। ये इनका लक्ष्य था। किस क्या लक्ष्य से वो चल रहे थे? भारत में कोई भी विकास इन्होंने भारत के हित में नहीं किया, जो भी विकास ये कर रहे थे ये स्वयं के हित में कर रहे थे। अगला क्या है? In unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India। अब इससे हुआ क्या?
ये तो मालूम चल गया कि भारत में इंडस्ट्रीज हमारी डिस्ट्रॉय हो गई। अब भाई हमको कमाई ही नहीं मिलेगा, हम विश्व में कहीं भेज नहीं सकते, सीमित देश है, वो अपने मनमानी रेट में ले रहा है, हमको प्रॉफिट दे नहीं रहा है। अच्छा, कोई सामान हम विदेश ब्रिटेन भेजते थे ना, तो उसके बदले में हमें सोना या गोल्ड या कुछ पैसे नहीं मिलते थे, वो सब बैलेंस कर दिए जाते थे, और देते भी थे तो बहुत थोड़े से, कुछ नहीं देते थे, क्योंकि वो तो लेके जाते थे, देंगे क्या। उनकी सांस भी हमसे चल रही थी। अरे द्वितीय विश्व युद्ध भी हमारे सांस से लड़े थे, हमारे पैसों से लड़े थे। तो ब्रिटेन इन द अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनारियो, द डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, अब ये इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई तो इनके लेबर जाएंगे कहाँ? जो पहले हथकरघा में काम करते थे, वो कॉटन के कपड़े बनाने वाले, वो व्यवसाय करने वाले, वो खेती भी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गई भारत में। ये पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्री औद्योगिकरण था वो जब समाप्त हुआ ब्रिटिश काल में, तो उससे क्या परिणाम निकले? तो उसका एक सबसे बड़ा भयावह परिणाम निकला बेरोजगारी। क्या इसका निष्कर्ष हुआ? मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increased imports of cheap manufacturing goods from Britain. ब्रिटेन द्वारा जो सामान आ रहा था सस्ते थे, अब उनका उपयोग भी भारत में बढ़ गया। जो जब हम बात करते हैं 19th सेंचुरी आते आते द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास में, अब देखिए भारत की खुद की कोई इंडस्ट्री नहीं है, अब हम पूरी तरह से अंग्रेजों पर ही आश्रित हो चुके हैं। जो कुछ चल रहा है भारत में औद्योगिकरण, वो अंग्रेजों से संबंधित चल रहा है। इन इंडिया प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो, बहुत धीमे गति से हम गति कर रहे थे। सबसे पहले द डेवलपमेंट वॉज confined to the setting of cotton, jute, textile mills. The cotton textile mills mainly dominated by the Indian were located in the western parts of the country, namely, देखिए अब इसके बाद में हमारे यहाँ जो कॉटन जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, देखिए क्या हो रहा है। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. 19वीं शताब्दी के अंत में थोड़ा सा भारत में कुछ विकास हुआ, क्योंकि अब भारत के लोग जागे, एक उन्नति, एक तरक्की आई, और हमको लगा कि हमें फिर से वापस जाना चाहिए, और हमारे यहाँ खुद की अपनी कॉटन और जूट की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक जियोग्राफी पूछा जा सकता है आप लोगों से, कि भारत में 19वीं शताब्दी में कॉटन और जूट इंडस्ट्री किन क्षेत्रों में बनी। तो यहाँ पे आप लोगों को उत्तर देना होगा कि भारत में जो कॉटन और टेक्सटाइल और मिल्स बनी या जूट इंडस्ट्रीज बनी, वो मुख्य रूप से गुजरात के आसपास के क्षेत्र, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन क्षेत्रों में हमारी जो कॉटन से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हुई, मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस, वी आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा, वेस्टर्न हिस्सा है, पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, इन क्षेत्रों में कॉटन और जूट की इंडस्ट्री 19वीं शताब्दी में लगनी शुरू हुई। While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concerned in Bengal, और बंगाल में भी कुछ इसका प्रभाव देखने को मिला। सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे पहले देखो आयरन उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय था, औद्योगिकरण का समय, सब कुछ औद्योगिकरण के कारण गड़बड़ाया है। सबसे पहले आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, टिस्को का, और टिस्को कब स्थापित हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि 1907 में सबसे पहले एक स्थापना हुआ। इसके साथ और किन किन व्यवसाय की स्थापना हुई? तो शुगर, सीमेंट, पेपर, ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो हमारे यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुई। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे के हमारी क्या स्थिति रही। There was no substitute near the wholesale displacement of the country's traditional handicraft industries. Further, the growth rate of new industrial sector and its contribution to the gross domestic product or the GDP or GVA remains very small. अभी भी भारत में जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं उनका जो जीडीपी बोलें, अगर उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बोलें तो बहुत कम था। Another significant drawbacks of new industrial sector was very limited area of operation and public sector. देखिए अंग्रेजों का कोई साथ नहीं था, पब्लिक सेक्टर बहुत थोड़ा सा इसमें सीमित कर दिया गया था, है ना। और जो भी हमारे इंडस्ट्रीज थे उनको बहुत ज़्यादा कौन हेल्प करेगा भाई, पब्लिक सेक्टर कोई हेल्प कर ही नहीं रहा था। तो फिर वो एक उनको कोई भी, जैसे रेलवे का संसाधन, रेलवे सिर्फ ब्रिटेन अपने लिए ही यूज़ करता था, रोड्स टैक्सेस लगाएगा ना, मतलब कि जो भी चीज़ें जो गवर्नमेंट की होती हैं। आज हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का हम इंडस्ट्रीज उपयोग करती हैं। कोयला कहाँ किससे ट्रांसपोर्ट होता है? आपको मालगाड़ी देखते हैं, सबसे ज़्यादा कोयला ही तो ट्रांसपोर्ट होता है इंडस्ट्री का। तो उसकी यूटिलाइजेशन, उसका यूज़ करने का भारतीय कंपनियों को वो अनुमति नहीं देते थे, और दे तो बहुत टैक्स लें, पैसा लें। तो ये हमारे सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। दिस सेक्टर रिमेन्स कॉन्फाइंड ओनली
रेलवे हो गया, पावर जनरेशन हुआ, बिजली, कम्युनिकेशन हुआ, टेलीफोन, आज हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के समय में इतनी सरलता थी क्या? पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह एंड सम अदर डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग। इन्होंने जो भी कुछ बनाया था ये सब कुछ अपने लिए बनाया था। एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, देखिए एक्सपोर्ट क्या था, जो हमारे यहाँ प्राइमरी प्रोडक्ट होते थे, रॉ हुए, सिल्क हुए, कॉटन हुए, वूल हुए, इंडिगो हुए, जूट हुए, एंड एन इम्पोर्टेंट ऑफ फिनिश कंज्यूमर लाइक कॉटन, सिल्क के जो बने हुए। देखिए अभी भी भारत की स्थिति कोई ज़्यादा बदली नहीं है, भारत अभी भी वही चीज़ें भेज रहे हैं। देखो क्या क्या भेजते थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत किन किन चीज़ों का आयात करता था और निर्यात करता था, एक्सपोर्टर किन का था, इंपोर्टर। तो जो प्राइमरी गुड एक्सपोर्टर हम थे, रॉ सिल्क के, कॉटन के, वूल के, शुगर के, इंडिगो के, जूट के। और इम्पोर्टर किसके थे, तो इन्हीं के बने हुए जो फिनिश प्रोडक्ट है, कॉटन सिल्क के जो वुलन क्लॉथ्स बनते थे, और कैपिटल गुड्स जो भी इनसे बन सकते हैं, मशीनरी प्रोडक्ट, मशीनों से बने हुए सामानों के, औजारों के हम लीन करते थे। अब हमको ये बता दें, देखो एक बहुत आईएमपी है ये, एक इस टॉपिक को भूल के मत छोड़िएगा कि ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर द इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन। ब्रिटेन का पूरी तरह से भारत पे अपना एक मोनोपोली था, एक छत्र आधिपत्य था, और ब्रिटेन के 50% जो भारत का व्यवसाय था उस पर सीधे तौर पर ब्रिटेन ही अपना राज करता था। अगर हम बात करें कि भारत के 50% व्यवसाय तो सीधे ब्रिटेन के साथ होते थे, यानी कि हमको जो बेचना है वहीं जाता था, जो वहाँ से आता था उसी को हमको लेना होता था। लेकिन कुछ अदर देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चाइना हुआ, सीलोन हुआ यानी कि उस वक्त श्रीलंका, और पर्शिया हुआ, ईरान हुआ, और ये सब जो देश थे इनके साथ में भारत को व्यापार की अनुमति थी। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत को अंग्रेजों के शासनकाल में किन से व्यापार की अनुमति थी? चाइना, सीलोन, पर्शिया, ये देश हैं जिनको हमको नाम रखना है। स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल में आप लोगों को बता देता हूँ कि जब से स्विस कैनाल बना तो जो ब्रिटिशर्स का ट्रेड है वो और इंक्रीज हो गया, उन्होंने बनाया ही था। और ये स्विस कैनाल एक ह्यूमन मेड, कृत्रिम रूप से बना हुआ एक कैनाल है, एक नहर है। देखिए कहाँ पे स्थित है, आप लोगों को एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, ये है स्विस कैनाल। आई होप आप लोगों को विजिबल होगी स्विस कैनाल की ये जो पिक्चर है, देखिए थोड़ा सा ब्लर होगा। आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो विजिबल ही होगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है हमारी रेड सी, ये हमारी रेड सी है। इस रेड सी में ये जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ना, ये पोर्शन जुड़ा हुआ था। ये अभी हम लोग को ओपन दिख रहा है, पर ये पोर्शन एक्चुअली में ऐसा जुड़ा हुआ था। तो ये जो हमारी रेड सी है, जहाँ पे अभी मैं घेरने वाला हूँ, ये हमारी रेड सी का एरिया है जो नीला रंग से गया है, ये इधर से। ये देखिए आपको इंडिया दिख रहा होगा, ये हमारा भारत है, भारत महान। और इस भारत से वह सामान ले जाने के लिए इन्हें जो रास्ता का अपनाना था वो ये था। पहले ऐसा होता था कि इन्हें पहले कैसे जाना होता था, तो देखिए मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा नक्शे को स्लो करके बताता हूँ। ये पहले अगर इन्हें कोई भी सामान ले जाना है तो ऐसे घूम करके ले जाना पड़ता था, पूरा अफ्रीका पार करो फिर इधर ले जाओ, बहुत ज़्यादा खर्चा यूनाइटेड किंगडम तक जाने के लिए। पर जब ये कृत्रिम रूप से एक ह्यूमन मेड कैनाल बन गया तो ये यहाँ से जाते थे, और पहले जो यहाँ पे आपका ब्लॉक था इजिप्ट के पास में, इसे खोल करके ये बना दिया गया। अब आप सीधे ऐसे ही पहुंच सकते हैं रास्ते से। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो स्विस कैनाल बनने के बाद में बहुत, ये देखिए स्विस कैनाल से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है जियोग्राफी में कि कहाँ स्थित है, क्या रोल था। तो स्विस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटर वे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इथमस ऑफ स्विस इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ये इथमस नाम का एक शहर है इजिप्ट में, वहाँ पे स्थित है। इट कनेक्ट्स पोर्ट सेड ऑन द मेडिटेरियन सी एंड गल्फ्स ऑफ स्विस एंड आर्म्स ऑफ द रेड सी। देखिए रेड सी और जो मेडिटेरियन सी है उनके बीच के ये जोड़ बनाता है, एक रास्ता ओपन करता है। इसके ओपन होने के बाद में यूरोप और अमेरिकन पोर्ट्स, मतलब यूरोप से भारत तक के आने का जो सफ़र है वो बहुत ही सरल हो गया। एशिया कॉन्टिनेंट में है। इट्स ओपनिंग इन एन, इसका ओपनिंग कब हुआ था ये याद रखिएगा, 1869 में इसका ओपनिंग हुआ था। और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था, टाइम बचने लग गया था। और इसी वजह से जो सामान है भारत तक के बहुत सरलता से पहुंचाया जा सकता था, और जो ले जाना है वो भी बहुत सरलता से ले जाया जा सकता था। अगले सीरीज़ में हम फॉरेन ट्रेड को समझेंगे कि विश्व में भारत का फॉरेन ट्रेड किस प्रकार से था। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।